Good morning, students. Good morning, sir. Good morning, sir. Okay, good morning. Good morning, sir. Very good morning, sir. Okay, good Good morning. morning, sir. Okay, so जब हम क्लास करेंगे तो ठीक है, तो हम इस तरह से करेंगे कि 2 घंटे हम पहले स्टडी करेंगे और जो नेक्स्ट के जो 2 आवर्स हमारे रहेंगे उसमें आप प्रैक्टिस करोगे। और प्रैक्टिस करने के टाइम अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, किसी तरह के डाउट्स हैं, तो आप मेरे से उस टाइम कभी भी पूछ सकते हो और नेक्स्ट क्लास में भी आप डाउट पूछ सकते हो। और मेन चीज़ आपका फोकस रहेगा कि जो टास्क आपको दिया जाए उसको आप करने का ट्राई करो। ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम आपके पास किस किस के पास लैपटॉप्स हैं घर पे, या अभी जिसके पास लैपटॉप या पीसी की अवेलेबिलिटी है? मेरे पास Yes. है। ओके मेरे पास है सर। ओके, नहीं सर। ठीक है। सो जिनके पास लैपटॉप्स हैं उनको मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बताऊंगा जिस पे आप हार्डवेयर भी बनाओगे और कोडिंग भी करोगे। जिनके पास लैपटॉप्स नहीं है वो क्या करेंगे, वो चाहे अपनी कॉपी पे ट्राई करें, मोबाइल पे आप कोड ट्राई कर सकते हो। हार्डवेयर डेवलप करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहता है। सो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम इंट्रोडक्शन सेशन से स्टार्ट करेंगे कि आप इस पूरी ट्रेनिंग में हम करेंगे क्या और क्या चीज़ आप सीखोगे। ठीक है, और एक बेसिक चीज से स्टार्ट करेंगे। सो मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ। सो मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? कोई भी यस सर। ओके, थैंक यू। यस सर। Yes, sir. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपकी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करवाई जा रही है, आप सभी अपना माइक बंद रखेंगे कि बाकी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। सो जो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जा रही है वो है एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर बद्दी की साइड से। सो दिस इज अ मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इंस्टीट्यूट है जो टेक्निकल ट्रेनिंग्स और इंडस्ट्री में ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करता है। ठीक है। सो हम अब अपनी ट्रेनिंग पे आ जाते हैं कि हम ट्रेनिंग में क्या करने वाले हैं और हम किस तरह से काम करेंगे। सो सबसे पहले पॉइंट था रजिस्टर करना। आप सभी लोगों ने रजिस्टर कर लिया हुआ है। सो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कुछ इस तरह से रहता है कि आप लोग हमें अपने सर्टिफिकेट्स देते हो, उसके बाद आपके सर्टिफिकेट्स टेस्ट किए जाते हैं कि आपके सर्टिफिकेट्स ओके हैं कि नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट स्टेप इज अबाउट योर ट्रेनिंग प्रोग्राम। सो आपकी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो एम्बेडेड सिस्टम है, आपके कोर्स का नाम। तो हम इस कोर्स में एम्बेडेड सिस्टम में आर्डिनो के साथ डिफरेंट डिफरेंट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को इंटरफेस करना सीखेंगे। किस तरह से हार्डवेयर डेवलप करते हैं और किस तरह से इसके लिए कोड डेवलप करते हैं और किस तरह से इसके एरर्स को फाइंड आउट करा जाता है। एंड सेकेंड थिंग इज व्हाट यू लर्न फ्रॉम दिस ट्रेनिंग। आप इस ट्रेनिंग से क्या सीखोगे और आपके लिए किस तरह से बेनिफिट करेगा। देखो, मैक्सिमम लोग आप में से इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल ब्रांच से होंगे या इलेक्ट्रीशियन ब्रांच से होंगे। सो आप, अगर हम रिसेंट ट्रेंड्स की बात करें जो अभी टीवी में एड्स वगैरह भी आती है, तो एड्स वगैरह में भी रहता है कि आजकल डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं कि आप रिमोट कंट्रोल से कभी फैन ऑन कर रहे हो रिमोट कंट्रोल से, या आप अपने मोबाइल से एसी को स्विच ऑन ऑफ कर रहे हो रिमोटली, डायरेक्ट कांटेक्ट ना होके कहीं से रिमोट जगह से भी आप उसको इंटरफेस कर रहे हो। वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात आ जाती है। बट इंटरनेट ऑफ थिंग्स का जो बैकएंड है पूरा, वो किस तरह से एम्बेडेड सिस्टम है। हम डिस्कस करेंगे कि एम्बेडेड सिस्टम होता क्या है, किस तरह से डेवलप किया जाता है और किस चीज को हम एक एम्बेडेड सिस्टम बोल सकते हैं। सो रजिस्ट्रेशन आपकी हो चुकी है। अबाउट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, सो आपके फील्ड के रिलेटेड जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, एक है आपके पास एम्बेडेड सिस्टम जिसमें हम आर्डिनो की प्रोग्रामिंग करेंगे, एंड सेकेंड इज माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग। देखो, माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग और एम्बेडेड सिस्टम दोनों एक तरह की ही चीज़ें हैं, बट हम प्रेफर करते हैं कि हम सबसे पहले जो जिन लोगों ने सिंपल एम्बेडेड सिस्टम पे काम करा हुआ है, जो लोग ये जानते हैं कि हाउ टू इंटरफेस है एलईडी विद आर्डिनो, हम एक एलईडी को किस तरह से इंटरफेस कर सकते हैं, एक मोटर को किस तरह से इंटरफेस कर सकते हैं, उनको मैं प्रेफर करता हूँ कि वो माइक्रो कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग पे स्विच करें। क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग में आपको क्या करना पड़ेगा, माइक्रो कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग में आपको माइक्रो सर्किट्स तक का ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरह से आप अपने माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम करोगे, किस तरह से उसका सर्किट डेवलप करोगे। क्योंकि मेन जो चीज़ रहती है वो रहती है लॉजिक डेवलपमेंट। लॉजिक डेवलपमेंट आप चाहे आर्डिनो में करो, चाहे माइक्रो कंट्रोलर में करो, चाहे पाइथन प्रोग्रामिंग में करो, ये आपको प्रैक्टिस से आता है।
प्रैक्टिस से आता है इसमें मतलब क्या है कि आपको एक टाइप की पजल सॉल्व करनी होती है कि इस टाइप के टास्क को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सो पाइथन प्रोग्रामिंग अगर आप एडवांस एम्बेडेड सिस्टम में जाते हो या अगर आप आईटी की फील्ड में जाना चाहते हो तो आप पाइथन प्रोग्रामिंग पे काम कर सकते हो। जैसे अभी हम आर्डिनो पे काम कर रहे हैं, अगर आप एडवांस एम्बेडेड सिस्टम में काम करोगे, क्योंकि आर्डिनो में हम करते हैं माइक्रो कंट्रोलर यूज, एडवांस एम्बेडेड सिस्टम में हम यूज करेंगे माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर के लिए लाइक एज रेस्पबेरी पाई, किसी स्टूडेंट ने अगर नाम सुना होगा तो रेस्पबेरी पाई जो हमारा था माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड एक डेवलपमेंट बोर्ड है। सो उसमें हम पाइथन प्रोग्रामिंग के थ्रू एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन या डेवलप करते हैं। सो उस कोर्स को भी हम यहाँ पर करवाते हैं। एंड नेक्स्ट थिंग इज तीनों प्रोग्राम्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि तीनों प्रोग्राम्स में क्या क्या चीजें हैं। अभी हम जो मेन फोकस रखेंगे एम्बेडेड सिस्टम प्रोग्रामिंग यूजिंग आर्डिनो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट ये है कि एक एम्बेडेड सिस्टम होता क्या है। यहाँ पे अगर आपको इमेज में दिख रहा है तो इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स, जीपीएस रिसीवर्स, डिजिटल कैमराज, डीवीडी प्लेयर्स, वायरलेस राउटर्स, सेट ऑफ बॉक्स, टीवी के सेट ऑफ बॉक्स, गेमिंग कंसोल्स, फोटोकॉपियर मशीन्स, माइक्रोवेव ओवन। आई थिंक कोई ज्वाइन करना चाह रहा है। सो डिफरेंट टाइप की मशीन्स आप देख पा रहे हो। एंड सबसे इजी एग्जांपल जो आप ना एम्बेडेड सिस्टम रोज यूज करते हो, आपका जो मोबाइल है वो भी एक क्या है, एम्बेडेड सिस्टम है। सो ये एम्बेडेड सिस्टम, हम किसी भी डिवाइस को एम्बेडेड सिस्टम या नॉन एम्बेडेड सिस्टम किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं, उस चीज को अगर देखा जाए सो ऐसी मशीन्स जिसके अंदर डिसीजन लेने की पावर रहती है। लाइक एज अगर हम आपके माइक्रोवेव ओवन की बात करें, उसमें आप टाइमिंग सेट कर सकते हो, एक बटन दबा के आप टाइमिंग अप भी कर सकते हो, डाउन भी कर सकते हो। बट अगर हम एक सिंपल मशीन की बात करें, सिंपल मशीन किस तरह से, अगर आप एक हाथ से चलने वाली मशीन की बात करें, जैसे अगर हम बात जो सिलाई मशीन होती है उसको हम हाथ से घुमाते हैं, तो उस मशीन में क्या है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स ऐड नहीं है और उसमें कुछ इस तरह से नहीं है कि हमने उसको कोई कमांड देके उससे कोई काम करवाना चाहा। लेट्स हम डिस्कस करते हैं रोबोटिक आर्म। रोबोटिक आर्म को एक टास्क दिया जाता है कि इस चीज को यहाँ से पिक करके दूसरी जगह पे प्लेस करो। सो उसको प्रोग्राम करा जाता है। जीपीएस रिसीवर्स में प्रोग्रामिंग करी जाती है कि आप अपनी लोकेशन को वहाँ के XYZ कोऑर्डिनेट्स, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को वहाँ से रिकॉर्ड करके हमें सर्वर पे सेंड करो। वहाँ पे भी प्रोग्रामिंग यूज हो रही है। डिजिटल कैमराज में किस तरह से हो रही है, डिजिटल कैमराज में डिफरेंट टाइप के बटन इंटरफेसिंग रहती है। इस बटन को प्रेस करेंगे तो जूम लेंस फॉरवर्ड मूव करेगा, अगर लेंस को मूव करना है तो एक छोटी सी मोटर चाहिए। ओके, डीवीडी प्लेयर, जैसे आप डीवीडी प्लेयर का एक बटन प्रेस करते हो, रिमोट से प्रेस करते हो, तो उसकी जो कार्टेज होती है जिसमें आप सीडी इंसर्ट करते हो वो ऑटोमेटिकली बाहर को पॉपअप होके आती है। तो वो कैसे होके आती है, उसके अंदर एक मोटर लगी होती है, वो मोटर ऑन हो जाती है। ऑन करने के लिए उसको क्या चाहिए, ट्रिगर बटन चाहिए। सो ये भी एक क्या है, एम्बेडेड सिस्टम है। नेक्स्ट थिंग है वायरलेस राउटर्स, जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, उसमें भी प्रोग्रामिंग करी जाती है, उसमें भी फायरवॉल्स इंस्टॉल करी जाती है कि किस तरह का ट्रैफिक हमें अलाउ करना है, किस तरह का नहीं करना है। सेट ऑफ बॉक्सेस, देखो सेट ऑफ बॉक्सेस में आप लोगों, हाँ जी, हेलो, यस, नमस्ते सर। हाँ जी नमस्कार, ठीक हो सर? हाँ जी ठीक ठाक है। कुछ पूछना चाह रहे हो? गौतम आवाज साफ नहीं आ पा रही थी। मैं ऐसा करता है क्लास के जैसे अभी मैं सेशन को खत्म करता हूँ उसके बाद मैं आप सबके डाउट्स लेना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? हम छोटे छोटे टॉपिक्स क्या करेंगे, मैं आपसे डाउट सेशन पूछा करूँगा। ओके ओके सर। सो हम डिस्कस कर रहे थे सेट ऑफ बॉक्सेस की। देखो आपने ध्यान में रखा होगा कि जो सेट ऑफ बॉक्सेस फ्री नहीं होते हैं, जो पेड होते हैं, उसमें एक कार्ड डलता है जिसमें क्या होती है, सिम लगी होती है। सिम की तरह एक मॉड्यूल रहता है। उस सिम को रीड करने के लिए आप सेट ऑफ बॉक्स में जैसे ही इंसर्ट करते हो, वो सेट ऑफ बॉक्स आपके मोबाइल की तरह काम करता है। वो आपके कैरियर को, जैसे अगर आपने एयरटेल की डिश लगवाई है तो एयरटेल ऑफिस में वो बताता रहता है कि इस सेट ऑफ बॉक्स में रिचार्ज है कि नहीं है। अगर रिचार्ज नहीं है तो आपके वो क्या करेगा, चैनल्स को रिसीव करना बंद कर देगा। चैनल्स उसके पास आएंगे बट वो आगे क्या करेगा, ऑडियो और वीडियो आपके टीवी की तरफ ट्रांसफर नहीं करेगा। दैट्स मीन इसको रिमोटली कहां से कंट्रोल किया जा सकता है, एयरटेल के ऑफिस से। जो भी आप डिश यूज कर रहे हो उसको किस तरह से यूज करा जाता है, वो जो आपका सेट ऑफ बॉक्स है वो सिग्नल ट्रांसमिट करता है
कि इस पर्टिकुलर सिम में अभी रिचार्ज है कि नहीं है, ठीक है, इस पर्टिकुलर कार्ड में रिचार्ज है कि नहीं है, उसके अकॉर्डिंग वो एक्ट करता है। उसमें भी प्रोग्रामिंग करते हैं, ये भी एम्बेडेड सिस्टम का एग्जांपल है। गेमिंग कंसोल, आप गेम्स खेलते होंगे, आजकल तो मैक्सिमम लोग मोबाइल पे गेम खेलते हैं, तो मोबाइल का जो इंटरफेस है वो भी क्या है, वो भी एक एम्बेडेड सिस्टम है। फोटोकॉपियर मशीन, आप डिफरेंट टाइप के फोटोकॉपी, स्कैनिंग, डिफरेंट टाइप के फीचर्स इसमें अवेलेबल रहते हैं, और ये भी एक क्या है, एम्बेडेड सिस्टम है। एंड लास्ट थिंग इज माइक्रोवेव ओवन। तो माइक्रोवेव ओवन में भी आपके पास डिफरेंट की इंटरफेसिंग रहती हैं, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट कीज से हम सेट कर सकते हैं कि अभी हमें कौन सा टास्क करना है, कब आप उस चीज को कितना हीटअप करना चाहते हो, कितनी देर के लिए हीटअप करना चाहते हो, ऑटोमेटिक कट कितनी देर बाद करना है। तो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हमें एम्बेडेड सिस्टम के थ्रू हम किसी भी डिवाइस को और स्मार्ट बना सकते हैं। सो नेक्स्ट थिंग इज, यहाँ पर आपको मैं एक सर्किट दिखा रहा हूँ। ये जो सर्किट है, क्या हम इसको एम्बेडेड सिस्टम कह सकते हैं? कोई भी स्टूडेंट, एक सिंपल सर्किट है, क्या हम इसको एम्बेडेड सिस्टम कह सकते हैं? ओके, सो इस चीज को हम एक एम्बेडेड सिस्टम नहीं कह सकते। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। एम्बेडेड सिस्टम क्यों नहीं कह सकते? अगर हम आपके घर की बात करें, तो आपके घर में जो वायरिंग रहती है, आप एक स्विच को ऑन करते हो, स्विच को ऑन करते हो तो लाइट ऑन हो जाती है, ऑफ करते हो तो ऑफ हो जाता है। तो एक सिंपल सर्किट रहता है मेक एंड ब्रेक का, वो इसी तरह का सर्किट रहता है, जिसमें आपका ये जो बटन है एक स्विच की तरह काम करता है। मतलब बटन है, स्विच है, एक ही चीज है। ये क्या करता है, जैसे ही आप स्विच को प्रेस करोगे, वो सर्किट को मेक करेगा, उसमें से करंट फ्लो होगा और पर्टिकुलर जो डिवाइस है वो ऑन हो जाएगा। बट इस सर्किट में किसी भी तरह का कोई भी कोडिंग यूज नहीं हुई है, किसी तरह का स्मार्टनेस यूज नहीं हुई है। बट इसी सर्किट को अगर आप क्या करते हो, आप कहते हो कि मैंने एक ऐप डेवलप करी है, जैसे ही मैं ऐप पे ऑन बटन को प्रेस करता हूँ, मेरे घर की जो लाइट है वो ऑन हो जाती है। और इस चीज को मैं वर्ल्ड में कहीं से भी कर सकता हूँ, बस मेरे मोबाइल के साथ इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, और मेरे घर में भी इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो इस चीज को मैं कह सकता हूँ कि अब ये एक एम्बेडेड सिस्टम बन गया। सो होता क्या है कि हम एक सिंपल सर्किट को क्या करते हैं, लेट अस मेक दिस सिंपल सर्किट अ स्मार्ट सर्किट और एन एम्बेडेड सिस्टम। हम क्या करते हैं, एक सिंपल सर्किट को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं एक एम्बेडेड सिस्टम में। सो हम ड्यूरिंग द कोर्स जो डेवलपमेंट किट पे काम करने वाले हैं, या जो हम मॉड्यूल पे काम करने वाले हैं, वो है आर्डिनो। मैक्सिमम लोग आपने हो सकता है कि इस चीज़ पे काम करा भी होगा, जिन्होंने नहीं करा है कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा। जब हम कोडिंग करेंगे तो कोडिंग की एक एक लाइन को मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इस लाइन को लिखने का पर्पस क्या था। जो लोग कोडिंग कर चुके हैं उनके लिए भी क्या रहेगा कि पर्टिकुलर लाइन को लिखने का मतलब क्या है, क्योंकि जब आप अभी तो आप क्या करते हो कि 10 या 20 लाइन का कोड लिखते होंगे, बट जब आपको कोडिंग की जरूरत पड़ती है, जब एक फाइनल प्रोडक्ट बनता है, उसमें 1000-2000 लाइन तक का भी कोड रहता है। ओके, सो एज अ स्टूडेंट्स आपके लिए लर्निंग पर्पस के, लर्निंग, अगर हम लर्निंग की बात करें तो आर्डिनो एक अच्छा डेवलपमेंट बोर्ड है, और इसकी जो अप्रोक्स कॉस्ट है 200 to 400 के बीच में है। ठीक है, अगर आप ये परचेज करना चाहते हो तो आप परचेज करके भी इसके सर्किट्स के ऊपर काम कर सकते हो। बट फर्स्ट स्टेप रहता है कि आप इस चीज को सीख जाओ। जो आपको मैं प्लेटफॉर्म्स आज बताऊंगा जिस पे हम काम करेंगे, उसमें आप आर्डिनो के बोर्ड को भी रख सकते हो, हार्डवेयर भी बना सकते हो और कोडिंग भी कर सकते हो। तो अभी आपको कोई भी मतलब खर्चा करने की जरूरत नहीं है। जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसी में आप सिमुलेशन इन्वायरमेंट में काम करोगे। तो यहाँ पर सर आप, टिंकर पैड हाँ जी, हम टिंकर कैड पे काम करेंगे। मैंने किया हुआ है। ओके जी, ओके। तो आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प भी कर सकते हो, जैसे अगर आप किसी को प्रॉब्लम आ रही है, अदरवाइज जो मेरे से पूछेंगे मैं उनको हेल्प तो करूंगा ही करूंगा। और आपके कुछ मैं डाउट्स और भी मतलब उसमें कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से क्लियर करेंगे। ओके सर। ओके, सो टिंकर कैड यूज करने का मेरा भी पर्पस ये है कि अभी हमारे पास इंस्टीट्यूट में तो पेड सॉफ्टवेयर है, बट ये होता है कि स्टूडेंट्स को हम पेड सॉफ्टवेयर अगर वो इंस्टीट्यूट में आते हैं तो हम उनको हम यूज करने के लिए देते हैं। अब हम रिमोटली आपको दे नहीं सकते, तो हमें इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, जो ओपन सोर्स जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनको आपको यूज करने के लिए सिखा रहे हैं किस तरह से यूज करते हैं। और सेम चीजें हम बाद में, अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर में जाओगे तो कॉन्सेप्ट सेम रहता है, थोड़ा सा इंटरफेस बदलेगा बट कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। देखो, ये हमारे पास हार्डवेयर रहेगा और ये हमारा सॉफ्टवेयर रहेगा। सॉफ्टवेयर पार्ट में हम क्या करते हैं, अपना कोड डेवलप करते हैं।
पेड सॉफ्टवेयर कौन से हैं जिस पे हम आर्डिनो पे काम कर सकते हैं? पेड सॉफ्टवेयर में हमारे पास जो हमारा है प्रोटियस। प्रोटियस एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप सर्किट डिजाइनिंग भी कर सकते हो। सर्किट डिजाइनिंग के बाद उसमें आप कोडिंग भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और वो सिमुलेशन एनवायरनमेंट है। सिमुलेशन एनवायरनमेंट के साथ साथ में वो एक पीसीबी डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर भी है। मैं उसके बारे में भी बताऊंगा जब हम सॉफ्टवेयर इंट्रोडक्शन से आएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल में आप डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर खुद से भी क्या सीख सकते हो। क्योंकि देखो लर्निंग के कोई लिमिट नहीं होती कि आप कहाँ तक चीजें सीख सकते हो। एक तो हम प्रोटिस पे भी काम कर राइट। सकते हैं, और अगर हम अलग से बात करें, अगर आप सिंपल डिजाइनिंग पे रहना चाहते हो तो एक और प्लेटफॉर्म है इजी ईडीए। मैं उसके भी उस पे भी ऊपर भी आपको काम करना बताऊंगा किस तरह से हम सर्किट्स बना सकते हैं। सर कील सॉफ्टवेयर किसके लिए यूज होता है? देखो कील आपका जो माइक्रो कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग के लिए यूज होता है। एटमल जैसे आप अगर आप एवीआर की चिप्स यूज कर रहे हो, जो अभी मैं आपको जो आपको नेक्स्ट आपको चीज दिख रही है, आपको यहाँ पे एक माइक्रो कंट्रोलर दिख रहा होगा, ठीक है। कंपनी का नाम दिख रहा है आपको एटमेगा। तो एटमेल कंपनी के जो माइक्रो कंट्रोलर्स हैं उसके लिए हम कील यूज कर लेते हैं। मतलब ये एक हमारे पास एक एनवायरनमेंट है, जैसे हमारा कोडिंग एनवायरनमेंट है, ठीक है। इसमें हम कोड डेवलप करके माइक्रो कंट्रोलर के अंदर बूट उसको हम कोड को अपलोड कर सकते हैं। तो कील अगर आप यूज करोगे कॉलेज में 8051 8051 के लिए, आप माइक्रो कंट्रोलर के आप बेसिकली उसको यूज करोगे। देखो दो कंपनीज हैं जो चिप्स के साथ साथ उनकी डाटा शीट ओपन सोर्स प्रोवाइड करवाती है। ओपन सोर्स का मतलब क्या है कि अगर आप एटमेगा की चिप्स को कोड करना चाहते हो तो आपके पास ऑप्शंस रहते हैं कि आप कील यूज कर लो या तो आप एटमेल स्टूडियो यूज कर लो। ओके, अगर हम पिक माइक्रो कंट्रोलर्स की बात करें तो पिक माइक्रो कंट्रोलर्स के लिए आपके पास एमपी लैब करके एक सॉफ्टवेयर आता है, वो भी कोडिंग सॉफ्टवेयर है। देखो ये जितने भी मैं सॉफ्टवेयर के नाम बता रहा हूँ कोडिंग, जिनके साथ मैं कोडिंग वर्ड यूज कर रहा हूँ, वो सारे एक ही टाइप की लैंग्वेज यूज करते हैं, और उस लैंग्वेज का नाम है एम्बेडेड सी। आपकी जो ट्रेनिंग कोर्स है, आपके कोर्स का नाम है एम्बेडेड सिस्टम। सो हम जो कोडिंग इसमें यूज करेंगे वो एम्बेडेड सी यूज करेंगे, ठीक है। ओके। एम्बेडेड सी यूज करेंगे। हो सकता है कि आपके कॉलेजेस में आपको सी या सी प्लस प्लस पे काम करवाया होगा, पाइथन में भी किसी यस। स्टूडेंट ने काम करा होगा। सो ये यस सर। उससे बहुत रिलेटेड है, बहुत इजी लैंग्वेज है। अगर अगर आपका खुद का अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने एम्बेडेड सी कॉलेज में स्टार्ट करी थी, पाइथन मैंने उसके बाद सीखना स्टार्ट करी थी, और उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत काम सी पे भी करा हुआ है, ठीक है। तो अब मैं आपको थोड़ी सी इसकी स्टोरी बताता हूँ। जो अभी आप देख सकते हो कि दोनों चिप्स पे जो टैग लगा हुआ माइक्रोचिप का लगा हुआ है। पहले ये कंपनीज अलग अलग थी, बट अभी ये एक ही पर्सन ने परचेज करके दोनों कंपनीज के जो मतलब मेन कंपनी है वो एक ही हो गई है। ये दोनों टाइप की चिप्स प्रोवाइड करती है। अब आप कह सकते हो कि जैसे अगर सैमसंग है या कोई और जो कंपनीज है, क्या वो यही चिप्स यूज करती हैं या वो अपनी चिप्स डेवलप करती हैं। तो जो कुछ कंपनीज होती हैं जैसे सैमसंग है, सैमसंग के पास अपनी चिप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। तो वो क्या करती है, अपने प्रोडक्ट्स के लिए वो खुद की चिप डिज़ाइन करती है, जिसका वो इंटरनल डिज़ाइन पब्लिक में शेयर नहीं करती। ये जो कुछ चिप्स होती हैं हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर, इनके जो डॉक्यूमेंटेशंस है, इनकी जो डाटा शीट्स है, पेन डायग्राम्स है, वो ओपन सोर्स हमारे लिए अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में। मैक्सिमम कंपनीज इन चीज़ों को यूज़ करती है। सो व्हाट यू विल लर्न फ्रॉम दिस ट्रेनिंग। सो एक तो आपके टेक्निकल स्किल्स इंप्रूव होंगे, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग रहेगी। हमारा जो भी काम रहेगा वो सारा प्रोजेक्ट बेस्ड पे रहेगा। हम कोई भी इंटरफेसिंग करेंगे, एलईडी को चलाना भी सीख रहे हैं, तो हम ये भी साथ में सीखेंगे इस तरह के टाइप की एलईडी को हम कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और किस तरह की पोटेंशियल एप्लीकेशन इससे हम डेवलप कर सकते हैं। सो ट्रेनिंग के एंड तक आप अपने खुद के प्रोजेक्ट्स बना पाओगे, ठीक है। ओके सर। एंड नेक्स्ट थिंग इज हमारी जो ट्रेनिंग है। देखो आपने आपके जो स्टूडेंट्स थे काफ़ी का डाउट ये था कि हमारी जो ट्रेनिंग है वो कितने दिन में कंप्लीट होगी, किस तरह से होगी। तो मैंने आपको पहले उस टाइम हमने बताया था कि हमारी जो ट्रेनिंग होती है वो 96 आवर्स की होती है। हमें क्या करना होता है, ये आवर्स कंप्लीट करने होते हैं। सो हमारे पास हमने जो ट्रेनिंग रखी है वो 24 to 25 डेज की रखी है। तो उसमें हमें 4 आवर्स पर डे एक दिन में स्पेंड करना है ट्रेनिंग के ऊपर। सो उसमें हम ये भी कर सकते हैं कि कोई ज्वाइन करना चाह रहा है, ठीक है। शुरू शुरू में आपको जो टास्क दिए जाएंगे उसके लिए मैं आपको थ्योरी बताऊंगा, प्रैक्टिकल करवाऊंगा, और उसका आपको प्रैक्टिस के लिए कहूँगा कि आप प्रैक्टिस करो चीज़ों को। जैसे जैसे हम ट्रेनिंग में आगे चलते जाएंगे फिर मैं आपको डायरेक्ट टास्क दिया करूँगा, ठीक है। डायरेक्ट टास्क किस तरह से, जैसे आप नीचे देख सकते हो ये एलईडीज डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न में ब्लिंक कर रही हैं।
मैं आपको ये टास्क दे सकता हूँ कि आप इस तरह की 4 एलईडीज यूज़ करो और इसके बाद ये एलईडी ऑन होनी चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टास्क होते हैं, वो आपको मैं दिया करूँगा, जिसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और नेक्स्ट डे पे अगर वो टास्क नहीं कंप्लीट होता है तो उसको मैं फिर से करवाऊंगा। सो बात आती है कि आप ये ट्रेनिंग्स कर रहे हो, आपको इससे फ़ायदा क्या होगा। मैं देखो, कोई भी हम स्टडीज़ करते हैं, कोई भी बीटेक की डिग्री कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, आईटीआई कर रहे हैं, मेन फोकस रहता है कि हम इन चीज़ों को करने के बाद हमें जॉब किस डोमेन में मिलेगी। मेन बात आ जाती है जॉब पे, ठीक है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स इकट्ठा ज्वाइन कर रहे हैं, वेट कर लेते हैं। ओके, सो अगर हम जॉब डोमेन की बात करें पर्टिकुलर एम्बेडेड सिस्टम में, तो आप एक एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी किसी कंपनी में जा सकते हो, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। एंड जैसे एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जो जॉब है उसकी एवरेज सैलरी पैकेज क्या रहता है। अगर आप डिफरेंट लैंग्वेजेस में, अगर आप एज ए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर जाते हो तो आपका जो इसमें जो वर्क प्रोफाइल रहेगी, आपको सर्किट डेवलप करना, या आपको डेवलप सर्किट को टेस्ट करना, या तो आपके लिए क्या हो सकता है कि किसी R&D प्रोजेक्ट पे काम करना, ठीक है। या आप डेवलपमेंट एंड क्यूसी दोनों डिपार्टमेंट्स में जा सकते हो। बहुत सारी कंपनीज है जो इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करती है, ठीक। आपको क्या करना है कि कभी भी कहीं पे भी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो, सबसे पहले क्या करो, उस कंपनी की प्रोफाइल में जाओ, उस कंपनी के प्रोडक्ट्स पे देखो कि वो कंपनी किस तरह के प्रोडक्ट डेवलप करती है, ठीक है। एंड सेकंड थिंग इज, जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसके ना उन्होंने लिस्ट दी होती है कि ये रिक्वायर्ड स्किल्स है। अगर आपके पास वो रिक्वायर्ड स्किल्स है तब तो वेल एंड गुड है, आप जॉब के लिए अप्लाई करो। अगर आपके पास वो रिक्वायर्ड स्किल्स नहीं है तो आप कहीं से भी आप वो स्किल्स पहले गेन करो, फिर जाके वहाँ पे अप्लाई करो। और सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है कि अगर आपको इंटर्नशिप मिलती है किसी अच्छी कंपनी में तो आप इंटर्नशिप को इमीडिएटली ज्वाइन कर लो। सो अभी तक किसी को कोई क्वेरी, कोई चीज़ पूछना चाहता है, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। ओके, आई थिंक कोई क्वेरी नहीं है। टाइमिंग, क्लास की टाइमिंग देखो, क्लास की जो टाइमिंग है मैंने स्टार्ट करी है 9:30 टू 1 PM, ठीक है। सर चेंज नहीं हो सकता सर, ये क्लासेस होती है सर हमारी। देखो प्रॉब्लम ये है कि मैं ऐसा क्या करूँगा, सुबह जो 9:30 से क्लास स्टार्ट किया करूँगा, मैं वो 10:30 या 11 तक खत्म कर दिया करूँगा, उसके बाद डाउट सेशन रहा करेगा, क्योंकि इवनिंग में मेरे को पीएलसी की क्लास भी देनी होती है। सर रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते क्लास की? मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं आपको मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी हुई है, मैं आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दिया करूँगा, यूट्यूब का लिंक दे दिया करूँगा। ठीक है सर पीएलसी वाला पहले करा दो। देखो पीएलसी का ऐसा कि पीएलसी बाद में अगर, क्योंकि जैसे जो चीज़ें मेरे को असाइन हुई है ना, अभी मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा शेड्यूल तो पूरा 8 आवर्स का फिक्स हो चुका है अभी के लिए, थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी। अच्छा, आपके जो क्लासेस रहती हैं क्या मंडे टू सैटरडे रहती हैं, या आपकी क्लासेस सिर्फ मंडे टू फ्राइडे है? मंडे टू सैटरडे सर। फ्राइडे सर। ओके, मंडे टू फ्राइडे सर। मंडे टू फ्राइडे सर। ओके, फ्राइडे चलेगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके। आप तो ऐसा शेड्यूल कि कर दीजिए एक हाँ, बार। हम सैटरडे को ऐसा क्या करेंगे, सैटरडे को थोड़ा सा सेशन लॉन्ग कर लिया करेंगे, जो भी आपके डाउट्स है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स है। आपका ऐसा नहीं है, जैसे मेरी अगर ना जो पीएलसी की जो क्लास है वो 2 बजे से स्टार्ट होगी, मैं 4 बजे तक उन स्टूडेंट्स को फ्री कर दिया करूँगा, वो उनका डाउट सेशन चला करेगा। उस डाउट सेशन के टाइम पे आप लोग भी डाउट्स पूछ सकते हो, आप मेरे को डायरेक्ट व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर लेना, आपके डाउट्स भी क्लियर कर देंगे। ओके सर, ओके सर। थैंक यू। ठीक है, अभी सभी अपना माइक म्यूट कर लेंगे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसीड करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपनी प्रोफाइल के बारे में बता दूं कि देखो, मेन चीज़ आती है कि जब कभी भी आप कहीं से कोई चीज़ सीखना स्टार्ट करते हो या किसी कंपनी में भी जाना चाहते हो, तो आप पहले प्रोफाइल चेक करते हो ना कि क्या वो इस चीज़ के कैपेबल है कि आपको इस तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। मैंने बद्री यूनिवर्सिटी से अपनी बीटेक पास आउट करी थी, अभी मैं एमटेक कर रहा हूँ, एमटेक मेरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, जस्ट थीसिस वर्क पेंडिंग रहा है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट थिंग इज कि मैंने बीटेक के बाद कंपनी ज्वाइन करी थी प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एज अ प्रोडक्ट डेवलपमेंट इंजीनियर या रिसर्च डेवलपमेंट इंजीनियर, ठीक है। उसमें आर्डिनो बेस्ड सबसे पहले मैंने इस प्रोजेक्ट को डेवलप करना स्टार्ट करा था। तो जो मेरे जो स्किल्स थे, जो मैंने बीटेक में चीज़ें सीखी थी,
वही चीज़ें यहाँ पर काम आई। एंड ये प्रोडक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस प्रोडक्ट की मेरे पास थी, ये प्रोडक्ट हमने डेवलप करा, फिर वो उस कंपनी ने उसके साथ प्रोडक्ट के साथ आगे वो परस्यू कर गई। उस कंपनी के बाद मैंने 2017 में ज्वाइन करी थी, 2018 में वो कंपनी लेफ्ट करके मैंने खुद की एक कंपनी स्टार्ट करी एज ए स्टार्टअप। अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट हो जो स्टार्टअप्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो मैं एक सेशन उसके ऊपर भी रख सकता हूँ कि स्टार्टअप किस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि देखो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास स्किल्स हैं तो आप किसी जॉब के लिए ही जाओ, आप खुद से भी जॉब क्रिएट कर सकते हो, खुद की कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं उसमें भी आपकी हेल्प कर सकता हूँ कि किस तरह से आप गवर्नमेंट की फंडिंग किस तरह से ले सकते हो। देखो इस स्टार्टअप में मैंने अपनी तरफ से कोई पैसा नहीं लगाया था, ठीक है, मुझे गवर्नमेंट की साइड से 1.5 लाख और 25,000 पर मंथ गवर्नमेंट की साइड से आ रहा था। डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स रहती हैं, किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो, किस तरह से आपकी जो प्रोजेक्ट है अप्रूव होता है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एक दिन हम सेशन रख लेंगे एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। एंड इस कंपनी के जो मेरा मेन फोकस था वो था प्रोडक्ट को डेवलप करना। प्रोडक्ट को डेवलप करने के बाद मैंने ये कंपनी छोड़ दी थी, मतलब मैंने कंपनी के जो अपने शेयर्स थे ट्रांसफर कर दिए थे किसी और को। एंड देन मैंने फिर से एक कंपनी ज्वाइन करी थी प्रोडक्ट डेवलपमेंट इंजीनियर, उसमें भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम था। तो मेरा जो मेन फोकस हमेशा रहा था जितने भी जॉब प्रोफाइल्स हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट का था। एंड करंटली जो मैं काम कर रहा हूँ MSME टेक्नोलॉजी सेंटर बद्दी में काम कर रहा हूँ एज अ इंजीनियर। सो इसमें मैं ट्रेनिंग्स एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट दोनों चीज़ें देखता हूँ। तो आपके दिमाग में किसी भी तरह के कोई डाउट्स है जॉब के रिलेटेड, स्टार्टअप्स के रिलेटेड एंड किसी भी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप मेरे से कभी भी किसी भी टाइम पूछ सकते हो। सो हम अब सॉफ्टवेयर की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको बताता हूँ कि सॉफ्टवेयर हम कौन सा यूज़ करेंगे और किस तरह से उसके सॉफ्टवेयर पे आप काम करना स्टार्ट करोगे। तो जो हमारे सॉफ्टवेयर का नाम है वो है टिंकरकैड। ओके, आप गूगल पे लिखोगे टिंकरकैड, आपको पहली वेबसाइट आ जाएगी टिंकरकैड। अगर आप में से किसी ने ऑटोडेस्क का नाम सुना है, ये डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है, मैकेनिकल और सिविल में यूज करते हैं एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इसके एक दो प्रोडक्ट्स हैं। तो ऑटोडेस्क कंपनी ने ही ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। जैसे सबसे पहले इसमें आपको जो चीज़ें दिखेंगी, मैं यहाँ से लॉग आउट कर देता हूँ कि आपको वेबसाइट पे आते ही किस तरह का एनवायरनमेंट दिखेगा। ओके, आपको इस तरह का एनवायरनमेंट दिखेगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ज्वाइन नाउ, क्योंकि अभी तक आपने अपना कोई भी अकाउंट, रजिस्टर्ड अकाउंट इसमें नहीं बनाया हुआ। जिस तरह से हम फेसबुक में या किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो हम ज्वाइन नाउ में जाके यहाँ से क्रिएट अ पर्सनल अकाउंट करेंगे एंड साइन इन विद गूगल, जो भी आपकी गूगल की जीमेल रहेगी उसके थ्रू आप इसमें अपना साइन अप कर लोगे। साइन अप करने के बाद आप साइन इन जैसे जाओगे, साइन इन विद गूगल करोगे, ठीक है, आपको ऑप्शन आ जाएंगे कि आप कौन सी जीमेल से लॉगिन करना चाहते हैं। सो जब आपका ये प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा, आपकी देखो आपका नाम यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। साथ में आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिखेंगे कि आप 3D डिजाइनिंग करना चाहते हो, ये मैकेनिकल वालों के लिए है एंड मैकेनिकल एंड सिविल के लिए। एंड हम जो बात करेंगे वो करेंगे सर्किट्स के ऊपर। आप सर्किट्स पे क्लिक करोगे। अगर आपने प्रीवियस कोई सर्किट डेवलप करे हुए हैं तो आपके वो सर्किट्स यहाँ पे सेव रहेंगे। अगर आपके पास कोई सर्किट आपने डेवलप नहीं करा है, आप फ्रेश अकाउंट क्रिएट करा हुआ है, तो आप क्या करोगे, क्रिएट न्यू सर्किट। ओके, एंड एक चीज ध्यान में रखना कि इस प्रोजेक्ट को ना हमेशा वो जो नाम देता है वो रैंडमली कोई भी नाम दे देता है। आप बाद में इसको चीज को रीनेम भी कर सकते हो, बट इनिशियली अब हम इस प्लेटफॉर्म के बारे में देखते हैं कि किस तरह से यूज करेंगे। सो ये जो प्लेटफॉर्म है एक सिमुलेशन एनवायरनमेंट है, सिमुलेशन एनवायरनमेंट है। एंड नेक्स्ट थिंग इज ये जो प्लेटफॉर्म है ये क्लाउड कंप्यूटिंग का एक एग्जांपल है। क्लाउड कंप्यूटिंग किस तरह से, अगर मैं आपको कहूं कि आप कोई भी गेम प्ले कर रहे हो तो आप क्या करते हो, सबसे पहले गेम को इंस्टॉल करते हो अपने लोकल मशीन पे, अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करोगे या पीसी में इंस्टॉल करोगे।
उसके बाद गेम को इंस्टॉल करने के बाद आप उसमें जैसे आप उसको प्ले करना स्टार्ट करोगे तो आपका जो मोबाइल की जो रैम है, प्रोसेसर है, या जो डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट्स हैं, उनकी हेल्प से आप उस गेम को चलाना स्टार्ट करते हो। बट जो क्लाउड Yes, sir. प्लेटफॉर्म्स रहते हैं हमारे पास, कोई कुछ पूछना चाह रहा है? ओके, नहीं, ठीक है। जो क्लाउड प्लेटफॉर्म हमारे पास रहता है उसमें क्या रहता है कि आपकी जो इनपुट रहती है, आप इनपुट यूजर की साइड से लोगे, एंड जो भी कंप्यूटेशन है, लेट्स सपोज कि मैंने आर्डिनो का 1000 लाइन का कोड इसमें लिख दिया, तो जो कोड होगा वो मेरे सिस्टम पे रन नहीं करेगा, वो क्या करेगा, वेबसाइट इसके सर्वर पे लेके जाएगी क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू, वहां पे इस चीज को कैलकुलेट करेगी, इसकी पोटेंशियल आउटपुट क्या जनरेट होनी चाहिए, और वो हमें यहाँ पर दिख जाएगी। ठीक है, तो अभी अगर 5G आने की बात हो रही है, आप सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, आपसे घर वाले एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा ठीक है ये 5G बताओ, क्योंकि आपकी फील्ड के रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप बता पाओगे चीज़ों में डिफरेंस कहाँ पे है। अगर हम 4G की बात करें तो आप YouTube की वीडियो चलाती हो तो उसमें बफरिंग नहीं होती। अगर आप लोगों ने 2G मोबाइल यूज़ करे थे तो उसमें बफरिंग होती थी, किसी भी वीडियो को लोड होने से पहले वो लोडिंग के लिए टाइम लेती थी। 4G में वो चीज़ कम होगी, क्यों? क्योंकि नेट की जो स्पीड थी, ठीक है, Mbps, मतलब कितना डाटा पर सेकंड आपको रिसीव हो रहा है, वो इंक्रीज होगी। 5G में वो और ज़्यादा हो जाएगी। तो अब तो ऐसा तो है नहीं कि जो लोग सिर्फ यूट्यूब के लिए इंटरनेट यूज़ करते हैं उनको तो 5G का कोई काम है नहीं। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है, उनकी वीडियो तो वैसे भी 4G में चल रही थी बिना अटके, 5G में चलने के बाद कोई बड़ा चेंज नहीं आएगा। बट जो मेन जो चेंज आएगा वो जो जितने भी लोग टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं, जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, लेट्स सपोज कि मैं एक बहुत बड़ा हैवी सर्किट सिमुलेशन करना चाहता हूँ, मैं अपने सिस्टम पे नहीं करना चाहता, मैंने एक छोटा सा सिस्टम लिया जो घर में, जिसमें सिर्फ इंटरनेट चलता है, कोई बड़ा ग्राफिक कार्ड या बहुत ज़्यादा रैम मेरे पास नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, ब्राउजर ओपन करूँगा, अपना सारा सर्किट बिल्ड करूँगा वेबसाइट के ऊपर, और उसको क्या करूँगा, अपलोड कर दूंगा, स्टार्ट सिमुलेशन करूँगा, सर्वर के ऊपर सारी कैलकुलेशन होकर मेरे पास आ जाएगी। तो जो मेन लोड रहा वो कहाँ पे रहा, सर्वर के ऊपर रहा, और ये कितनी जल्दी काम होगा वो डिपेंड करेगा हमारी इंटरनेट स्पीड पे। तो इंटरनेट स्पीड का जो मेन जो फायदा रहेगा वो रहेगा कि हैवी डाटा ट्रांसफर, या किसी को रिमोटली हैवी सॉफ्टवेयर को एक्सेस करना है, तो उन चीज़ों पे हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे बेसिक सर्किट बिल्ड करेंगे। सबसे पहले जैसे हम कभी भी क्लास में जाते हैं, जिन लोगों ने 10th पास करी है उनके लिए तो ये सर्किट बहुत सिंपल है, क्योंकि 10th या हमें भी +1 +2 में ये सर्किट आता है, बैटरी से सिंपल सर्किट, स्विच का मेक एंड ब्रेक सर्किट किस तरह से डेवलप करते हैं। जो लोग पॉलिटेक और ITI कर रहे हैं तो ये तो बहुत सिंपल सा बेसिक सा सर्किट रहता है। तो इस सर्किट को हम डेवलप करेंगे ब्रेडबोर्ड के ऊपर। ठीक है, जो लोग ब्रेडबोर्ड नहीं जानते कि ब्रेडबोर्ड क्या रहता है, ब्रेडबोर्ड हमारे पास एक व्हाइट कलर का एक बोर्ड रहेगा जिसके ऊपर हम कनेक्शंस करने के लिए वायर्स को इंसर्ट कर सकते हैं। किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं, अगर हम बात करें, ठीक है, दिखने में ब्रेडबोर्ड कुछ इस तरह से लगता है। जब भी आप कोई सर्किट बिल्ड करते हो तो सबसे पहले आपके दिमाग में आता है कि ठीक है, मैं सर्किट को सबसे पहले किसी सिमुलेशन एनवायरनमेंट पे टेस्ट करूंगा, तो हम उसको टिंकरकैड पे टेस्ट कर लेंगे। ठीक है, टिंकरकैड पे टेस्ट हो गया, बट आप कहोगे कि टिंकरकैड ने ना रिमोटली ये सारी चीज करी है, मैं इसको एक बार एक्चुअली भी टेस्ट करना चाहता हूँ। एग्जैक्ट लास्ट फाइनल प्रोडक्ट बनाने से पहले मैं इसको क्या करूंगा, ब्रेडबोर्ड पे सारे कंपोनेंट्स को इस तरह से इंसर्ट करके लगा दूंगा, जो भी उसका सर्किट होगा सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग ये सारे कनेक्शंस किए जाएंगे, एंड फिर उस सर्किट में पावर सप्लाई प्रोवाइड करके एंड टेस्ट करके हम सारी चीज़ को टेस्ट करेंगे कि हमारा सर्किट एग्जैक्ट बिहेव कर रहा है जैसे हमने उसको चाहा था, या जिस तरह से हमने डेवलप करना चाह रहे थे वो क्या काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उस तरह से उसको टेस्ट करेंगे। और इसके बाद जो स्टेप आता है, ब्रेडबोर्ड के बाद का जो स्टेप रहता है वो रहता है जनरल पर्पस पीसीबी। आप लोगों ने सारी चीजें देखी हुई हैं। जनरल पर्पस पीसीबी किस तरह की दिखती है, इस तरह की पीसीबीज होती हैं जो मैक्सिमम कॉलेज टाइम में आपके सीनियर्स ने या आपने खुद ने इस तरह की पीसीबीज पे काम करा होगा। तो इस तरह की पीसीबीज हम तब यूज करते हैं जब हम ब्रेडबोर्ड पे सर्किट को टेस्ट कर लेंगे। नेक्स्ट फेज हमारा रहेगा कि हम उस सर्किट को शोल्डर करके उसको फिक्स कर दें। देखो इसमें बेनिफिट क्या रहता है कि मानो मैंने एक सर्किट बनाया, वो क्या करता है कि अगर बारिश स्टार्ट हो जाती है तो मेरे ऑटोमेटिकली मेरी जो रूम की खिड़की है वो बंद हो जाए। तो मैंने उसमें एक सेंसर लगाया जो बारिश को डिटेक्ट करेगा। तो मैं उसको क्या करूँगा, टेस्टिंग टाइम पे इस सर्किट को मैं इस तरह के जनरल पर्पस पीसीबी पे बनाऊंगा। ठीक है, अब मेरा प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो गया। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी कंपनी
मैं इस प्रोडक्ट को सब लोगों को बेचना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं मूव करूँगा पीसीबी पे। तो पीसीबी किस तरह की होती है, ये जो आपको ग्रीन तरह का ये जो बोर्ड दिखता है जिसमें सारे कंपोनेंट वेल शोल्डर्ड, ट्रैक्स वेल मेंटेन्ड एंड मार्किंग, उसमें कंपोनेंट्स के लिए नेमिंग के साथ साथ नोटेशन भी लिखी होती है कि किस कंपोनेंट का नाम कहाँ पर, कौन सा कंपोनेंट हमने प्लेस करना है। तो ये आ जाता है हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो हमारी पीसीबी बनती है। ठीक है, तो स्टेप्स क्या रहते हैं, सबसे पहले आप सिमुलेशन एनवायरनमेंट में टेस्ट करोगे, ब्रेडबोर्ड पे टेस्ट करोगे, पीसीबी पे आप ऑन साइट चीज़ों को टेस्ट करोगे। अगर टेस्ट सक्सेसफुल होता है तो आप क्या करोगे, पीसीबी में ले जाओगे। अब पीसीबी का क्या होता है, जैसे आप ना प्रिंटिंग करते हो, आपके कॉलेज में होता होगा कि जब आपके ना क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट्स के लिए आपको एक ही क्वेश्चन पेपर सबको बांटना है। तो मशीन में हम क्या करते हैं, एक ही पेपर की 100 कॉपीज निकालते हैं। तो पीसीबीज में क्या होता है, इसी तरह की जैसे हमारी पेपर की प्रिंटिंग मशीन्स होती हैं, उसी तरह से पीसीबी की प्रिंटिंग मशीन्स होती हैं जो कि पूरा ट्रैक्स बना के आपको दे देती हैं। लास्ट आपका जो फाइनल काम रह जाता है वो रह जाता है कंपोनेंट को इंसर्ट करने का या कंपोनेंट को प्लेसमेंट। एंड कंपोनेंट प्लेसमेंट्स के बाद आप क्या करोगे, कंपोनेंट प्लेसमेंट के बाद आप नेक्स्ट फेज रहता है टेस्टिंग का, कि हम प्रोडक्ट को टेस्ट किस तरह से करेंगे। ठीक है, मैंने आपको ओवरव्यू बताया कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल किस तरह से रहती है। सो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम एक बेसिक सर्किट बनाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट व्हाइटबोर्ड। देखो, कभी भी कोई सर्किट अगर आपके दिमाग में है तो डायरेक्ट आप ब्रेडबोर्ड पे जंप नहीं करोगे। ठीक है, इनिशियली आपको क्या करना होगा, इनिशियली आपके पास जो भी कॉन्सेप्ट है उसको पेन एंड पेपर लेके उसको ड्रॉ करो सबसे पहले। सो अभी हमारे पास जो टास्क है, टास्क में क्या है कि हमें एक बैटरी कनेक्ट करनी है। अगर मैं किसी ऐसे स्टूडेंट्स को ये काम दूं कि एक बैटरी, लेट्स सपोज कि मैं ऐसे किसी नॉन टेक्निकल पर्सन को कहता हूँ एक बैटरी और एक बल्ब बना के दो, वो कैसे बनाएगा, वो कहेगा कि ठीक है इस तरह से एक बैटरी है, इसमें एक टर्मिनल यहाँ निकला हुआ, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, यहाँ से मैंने एक बल्ब लगा दिया, उसको इस तरह से दिखा देगा और इस तरह से वो जोड़ के बता देगा। बट ये डायग्राम टेक्निकली एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, आप में से कोई भी, अगर मैं आपको कोई टास्क करूँ, इस तरह की डायग्राम नहीं पोस्ट करेगा। ठीक है, देखो आप कभी कंपनी में जाओगे, जॉब करोगे, तो अगर आप किसी को चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हो टेक्निकली, तो आप क्या करोगे, सिंबल्स को यूज़ करोगे। सबसे पहले बैटरी का सिंबल, इसमें मुझे पॉजिटिव नेगेटिव लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद से बता रहा है। लॉन्ग लेग जो पॉजिटिव है, स्मॉल लेग नेगेटिव है। ठीक है, उसके बाद कनेक्शंस करेंगे, सर्किट बनाएंगे, स्विच। ठीक है, ओपन स्विच का सिंबल ये आ गया, एंड देन एक जो बल्ब रहेगा हमारे पास। ठीक, अब बल्ब ना यूज करके हम यहां पर एक एलईडी भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए हम यहां पर, मैं बल्ब बता रहा हूं आपको। बल्ब क्या होता है कि अगर हम एसी बल्ब की बात करें और डीसी बल्ब की बात करें, वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा डिस्कशन का। अभी के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर बल्ब ना यूज करके एलईडी यूज करेंगे, क्योंकि बल्ब जो होता है वो मैक्सिमम टाइम, आपने जो बल्ब देखा होगा वो देखा होगा 220 वोल्ट पे ऑपरेट होने वाला। जैसे हमारे घरों में बल्ब रहता है, या आजकल घरों में जो एलईडी बल्ब भी आ रहे हैं वो भी 220 वोल्ट पे ऑपरेट होते हैं, बट उनके अंदर सर्किट रहता है कि उसको एसी टू डीसी कन्वर्ट करके वो डीसी पे ही ऑपरेट होते हैं। उनके अंदर भी एलईडीज लगी होती हैं। तो एक एलईडी आज एक बहुत बेसिक सा कंपोनेंट बन गया है जिसके बारे में अप्रोक्स सबको इन्फॉर्मेशन रहती है। तो अभी के लिए जिनको एलईडी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो एक चीज़ ध्यान में रखें, एलईडी को ऑन करने के लिए हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि एलईडी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो हमेशा पॉजिटिव बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट हो सर्किट में, एंड जो नेगेटिव टर्मिनल है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से ही कनेक्ट हो। तो पॉजिटिव और नेगेटिव हम किस तरह से पता करते हैं, जो इसका ट्राइंगल वाला साइड है वो पॉजिटिव है एंड अदर साइड इज नेगेटिव। नेक्स्ट थिंग इज कि कभी भी आप एलईडी ड्रॉ करो, ये एलईडी नहीं बनी। सर हाँ जी, यस। ये बार बार अच्छा, आवाज कट रही है। हेलो, यस सर। ओके ओके, ठीक है, मैं थोड़ा कनेक्शन चेक कर लेता हूँ, एक्स्ट्रा टैब्स को बंद कर देता हूँ। ओके, सो मैं ये बता रहा था कि कभी भी आप एलईडी सिंबल की बात करो तो एलईडी का जो हमारा सिंबल रहता है, इस तरह का सिंबल बनाओगे तो वो एलईडी नहीं बना।
इस तरह का सिंबल बनाया वो भी एलईडी नहीं बना। एलईडी का मतलब क्या होता है? लाइट एमिटिंग डायोड, ऐसा डायोड जो लाइट को एमिट करे। तो आपको इस तरह के एरोज बनाने पड़ेंगे एलईडी को शो करने के लिए। अगर आप इस तरह से बनाते हो और एरोज को इनसाइड बना देते हो तो वो फोटो डायोड बन गया। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जब फोटो डायोड का टॉपिक आएगा। बट आपने ध्यान में रखना है एलईडी के जो एरोज रहते हैं वो आउटसाइड को रहते हैं कि लाइट को एमिट कर रहे हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया सीमेटिक डायग्राम, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक डायग्राम बन गया कि मेरे को कनेक्शंस किस तरह से करने हैं। अब मैं यही चीज, अब इस सर्किट में एक प्रॉब्लम और है। क्या प्रॉब्लम है? मैंने बैटरी की वोल्टेज नहीं बताई। एलईडी का तो चलो मुझे बताने की जरूरत है नहीं, बट मुझे एक रेजिस्टेंस लगाने की जरूरत है कि नहीं है, अब वो चीज भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। मेरे पास यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो बैटरी, बट मेरे को डायरेक्ट दिख रही है 9 वोल्ट की बैटरी। मैंने क्लिक करा और प्लेस कर दिया, डन। अब उसके बाद मुझे चाहिए होगी एलईडी। मैं सर्च करूंगा एलईडी, ठीक है। ये मेरे पास एलईडी आ गई। इसको मैं रोटेट करने के लिए यहाँ पे मेरे पास रोटेट का सिंबल रहता है, ठीक है। यहाँ से मैं स्टेप फॉरवर्ड या बैकवर्ड जा सकता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरी बैटरी जो पुरानी जगह प्लेसमेंट थी, जैसे हम कंट्रोल जेड दबाते हैं ना कि पुराना टास्क अगर कुछ चीज़ हमसे गलती से एंटर हो गई हो, कंट्रोल जेड करके वो क्या जाती है, रिकवर हो जाती है। उस तरह से हम इस पर काम कर सकते हैं। अब हम इसमें सर्किट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से हम एक स्विच पे कनेक्ट करेंगे। तो मुझे एक स्विच भी चाहिए होगा, ओके, बटन, ठीक है, पुश बटन। तो ये एक मैंने यहाँ से पुश बटन प्लेस कर लिया। सो अब सर्किट बनाने से पहले ब्रेडबोर्ड की इंफॉर्मेशन बता देता हूँ। ब्रेडबोर्ड में हमारे पास किस तरह से चीजें रहती है, जैसे अगर मैं यहाँ पर जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, मैंने यहाँ पर कर्सर रखा तो यहाँ पर जितनी भी ये पूरी लाइन थी ग्रीन हो गई। ग्रीन हो गई मतलब क्या है कि ये लाइन आपस में पूरी की पूरी कनेक्टेड है। अगर मैं यहाँ पर कोई कनेक्शन करूंगा वो सारा कनेक्शन मेरे को यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं नेगेटिव कनेक्ट करूंगा तो उसके सारे होल्स क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। यहाँ पे कनेक्ट करूंगा तो सारी चीजें पॉजिटिव हो जाए, अगर मैं पॉजिटिव कनेक्ट करूँ तो सारी चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी। इन पॉजिटिव और इस नेगेटिव का ऐसे कोई मतलब नहीं है, बस इन्होंने कहा होता है कि यहाँ पे आप पॉजिटिव कनेक्ट करो और नेगेटिव कनेक्ट करो। ये बात है सिर्फ जो बाहर वाली जो दो लाइंस है। अगर हम बीच वाली लाइंस की बात करें तो बीच वाली जो लाइन हमारी वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल थी, अब ये वर्टिकल है। वर्टिकल क्या है, ये लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक आपस में पूरी कनेक्टेड है, ठीक। तो बीच वाली लाइन क्या है कि वर्टिकल तरह से कनेक्टेड है और ये जो बाहर वाली जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टली आपस में कनेक्टेड है। अब हम कनेक्शन करना स्टार्ट करेंगे। कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हम स्विच के लिए एक वायर ले जाएंगे। तो इसमें हमें वायर इंसर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप जस्ट क्या करो, जो भी आपके पास कंपोनेंट की लेग या जो कंपोनेंट का जो आपके पास पार्ट है उसके पास ऊपर जाके आप क्लिक करो, वहां से वायर बनना स्टार्ट हो जाएगी एंड उसको कनेक्ट कर दो दूसरे टर्मिनल पे। नेक्स्ट साइड से आप एक वायर लेके जाओ। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी जो एलईडी है उसका पॉजिटिव और नेगेटिव कौन सा है, ठीक है। अभी मैं जो ये वायर लेके आ रहा हूँ यहाँ से मैं लेके आ रहा हूँ पॉजिटिव साइड से। फॉर रेफरेंस मैं इसका कलर चेंज करता हूँ। मैंने वायर पे क्लिक करा, यहाँ पे गया, यहाँ पे मैंने इसका कलर रेड कर दिया, ठीक है। मुझे याद रहेगा कि मैं पॉजिटिव पे काम कर रहा हूँ। अब देखो एलईडी जो हमारे पास रहती है, एलईडी का पता कैसे लगता है कि एलईडी का पॉजिटिव कैसे नेगेटिव कैसे है। देखो डायग्राम में तो हमने बता दिया कि जिस ट्राइंगल है वो हमारे पॉजिटिव है, अदर साइड उसकी नेगेटिव है। अगर हम एक एलईडी को देखें तो उसमें एक लेग छोटी होती है और एक बड़ी होती है। थोड़ा सा ड्राइंग, ठीक है। एक इसकी लेग लॉन्ग होगी, एक शॉर्ट होगी। जो लॉन्ग वाली लेग होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव। शॉर्ट वाली लेग होती है नेगेटिव, ठीक है। अब उसके बाद हो सकता है कि आप लोग इस पे काम कर रहे थे और आपने क्या करा कि इस वाली लेग को यहाँ से काट दिया। अब दोनों लेग्स बराबर हो गई। अब कैसे पता करोगे, तो पहला चीज होती है पता करने का कि आप लेग्स की लेंथ देख लो। लेग्स की लेंथ अगर बराबर है, अगर आपको डाउट है तो आप क्या करो, आप ना एलईडी को थोड़ा सा लाइट की साइड लेके जाके देखोगे
तो जो उसकी जो पॉजिटिव होगी ना उसके अंदर छोटा सा फ्लैग होगा और नेगेटिव साइड में उसके पास बड़ा सा फ्लैग होगा। इस तरह से बड़ा सा फ्लैग नेगेटिव वाली साइड होगा, छोटा सा फ्लैग पॉजिटिव वाली साइड होगा। ये फ्लैग किस तरह का होता है हम इंटरनेट पे देख लेते हैं। एलईडी इंटरनल, ठीक है, इमेजेस पे जाएंगे एंड ये देखो एनोड पॉजिटिव है तो इसके अंदर का जो फ्लैग है छोटा है, इसको हम फ्लैग कहते हैं। जो कैथोड है जो नेगेटिव है उसका फ्लैग बड़ा है। तो ये चीज कई बार इंटरव्यू में पूछी जाती है कि अगर मैं एक एलईडी की दोनों लेग्स को कट कर दूं तो हम किस तरह से पहचानेंगे कि एलईडी का पॉजिटिव कौन सा है नेगेटिव कौन सा है। तो आपको सिंपल से याद रखना है कि जो लेग पॉजिटिव है उसके अंदर का फ्लैग छोटा होगा, जो नेगेटिव है उसका फ्लैग बड़ा होगा। बट अब प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म नहीं होती, प्रॉब्लम एक और आ जाती है। लेट्स सपोज आपको एलईडी ये वाली ना मिलके आपको मानो एलईडी के अंदर नहीं दिख रहा कि अंदर उसके आपको फ्लैग विजिबल नहीं है, तो आप कैसे पता करोगे? उस चीज से निपटने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? आपको यूज करना पड़ेगा मल्टीमीटर। सो मल्टीमीटर में हमारे पास क्या रहता है? मल्टीमीटर में हमारे पास एक वायर रहती है रेड, एक वायर रहती है ब्लैक। रेड वायर को हम पॉजिटिव पे कनेक्ट करेंगे, ब्लैक वायर को हम नेगेटिव पे कनेक्ट करेंगे और मल्टीमीटर को हम सेट करेंगे कॉन्टिन्यूटी पे। कॉन्टिन्यूटी क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। कॉन्टिन्यूटी हम सर्किट में ये टेस्ट करने के लिए पता करते हैं कि सर्किट में हमारा जो ट्रैक है वो जो ट्रैक है क्या वो कंप्लीट है, बीच में से ब्रेक तो नहीं है। कॉन्टिन्यूटी टेस्ट के लिए मैं आपको जब हम मल्टीमीटर पे आएंगे कि मल्टीमीटर को यूज किस तरह से करना है, किस तरह से मल्टीमीटर में डिफरेंट फंक्शन यूज होते हैं, तो उस टाइम में भी चीज देखेंगे। अभी के लिए आप याद रखो कि कॉन्टिन्यूटी जहाँ पे आपने देखा होगा कि बजर कभी हम ना मल्टीमीटर के दोनों वायर्स को टच करते हैं तो उसमें टी की आवाज आती है, बजर उसका बजता है। तो वो वाली सेटिंग में जाके हम पॉजिटिव पे पॉजिटिव और नेगेटिव पे नेगेटिव कनेक्ट करेंगे तो आपकी एलईडी इस तरह से ग्लो करेगी। उल्टा कनेक्ट करोगे, ब्लैक को पॉजिटिव पे और रेड को नेगेटिव पे कनेक्ट करोगे तो एलईडी नहीं जलेगी। तो एक ये भी तरीका रहता है लेग्स को पता करने का एंड एलईडी को टेस्ट करने का। ठीक है, तो ये तो बात आ गई टेस्टिंग की। सो अब हम अगला सर्किट कंप्लीट करते हैं। अब हमारे सर्किट के अकॉर्डिंग पॉजिटिव हमने यहाँ से लेके गए तो हमें एलईडी के पॉजिटिव पे कनेक्ट करना है। पॉजिटिव का मतलब होता है एनोड। आप इसमें लेके जाओगे देखो सिमुलेशन एनवायरनमेंट में फायदा क्या रहता है, जैसे इसमें मैं लेके गया तो इसमें लिखा हुआ आ गया एनोड, इसमें लिखा हुआ आ गया कैथोड। सर हाँ जी, आपकी वॉइस ना डबलिंग हो रही है बार बार। ओके ओके ओके। बाकियों की भी प्रॉब्लम यही आ रही है, सेम प्रॉब्लम है? नहीं सर, हमारे पास तो ठीक आ रही है। तो बिल्कुल सही आ रही है अभी। ओके सही आ रही है सर आवाज। ओके जी, ओके ओके। सुनो सुनो, तो बदना आपने एक बार डिस्कनेक्ट करके फिर से ज्वाइन करो, ठीक है? मैं तब तक वेट करता हूँ, ठीक है? ओके सर। तो 3 बजे भी क्लास होगी क्या? कब कब फिर से पूछना। हेलो, आज सर 3 बजे भी क्लास होगी? 3 बजे? नहीं नहीं, 3 बजे। अब इस बात क्या है ना, आप जब क्लास ओवर हो जाएगी इसके बाद अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो वो डाउट क्लियरिंग सेशन होगा। एज इट इज कोई क्लास नहीं होगी, क्लास अब आपकी कल होगी जब ये सेशन ओवर हो जाएगा। ओके सर, ओके। पीएलसी की कब से स्टार्ट होती है? पीएलसी की 2 बजे से स्टार्ट होगी। कंटिन्यू सर। ओके ओके, ठीक है, आपने ज्वाइन कर लिया। सो अब हम पहले ये पता करेंगे कि इसमें एनोड पार्ट कौन सा है, कैथोड कौन सा है। तो इसमें सिमुलेशन एनवायरनमेंट में फायदा क्या रहता है, कर्सर लेके जाओगे तो एनोड और कैथोड वो बता देगा। तो हमें एनोड से कनेक्शन करना है। अभी मैं ब्रेड बोर्ड को यूज नहीं कर रहा, ठीक है? कनेक्शन कर दिया और कैथोड को मेरे को अब नेगेटिव से कनेक्ट करना है। सो मैंने नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। इस वायर को मैंने सिलेक्ट करके इसका कलर कर दिया ब्लैक। सर्किट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चीज आती है हमें सिमुलेशन स्टार्ट करने की। तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट स्टार्ट सिमुलेशन करूँगा। अब चेक करते हैं ये सर्किट चलता है कि नहीं चलता है। ठीक है, अभी देखो सिमुलेशन हमारी स्टार्ट हो चुकी है। सिमुलेटर टाइम यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। स्विच को प्रेस करूंगा तो ये लाइट ऑन होनी चाहिए।
मैं स्विच के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि ये एलईडी इस तरह से दिखा रहा है कि ये एलईडी बर्न हो गई। ठीक है, इस तरह का सिंबल आ रहा है। तो ये जो सिंबल है, ये सिंबल इसलिए बता रहा है कि आपकी जो एलईडी है वो खराब हो जाएगी। क्यों खराब हो जाएगी, इसका क्या रीजन है? रीजन इसका ये है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का कंपोनेंट है, आपके मोबाइल की बात करते हैं, आप सबके पास मोबाइल है, आपके मोबाइल का जो चार्जर होता है, अगर आप उसके ऊपर रेटिंग पढ़ोगे तो उस पर लिखा होता है 5 वोल्ट 1 एम्पियर या 2 एम्पियर, डिफरेंट चार्जर्स मिल जाते हैं। ये करंट की रेटिंग है। वोल्टेज रेटिंग उसके ऊपर 5 वोल्ट की है। तो इन केस अगर आपका मोबाइल का चार्जर खराब हो जाए तो क्या आप ऐसा कर सकते हो कि आप डायरेक्ट मोबाइल की जो वायर्स हैं उसको आप डायरेक्ट प्लग में लगा दो 220 वोल्ट चार्जर काट के? मोबाइल तो खराब हो जाएगा। ठीक है, आप 5 वोल्ट तो छोड़ो, आप तो 12 वोल्ट पे भी यूज नहीं कर सकते। 12 वोल्ट पे भी आपका मोबाइल खराब हो जाएगा। अगर आपके मोबाइल के अंदर प्रोटेक्शन सर्किट्स नहीं है तो आपका मोबाइल खराब हो जाएगा। प्रोटेक्शन सर्किट क्या करते हैं, हमारे सर्किटरी को एडिशनल वोल्टेज या अनइंटरप्टेड वोल्टेज से बचाने के लिए यूज होते हैं, बट उसकी भी कोई लिमिट रहती है। अब ऐसा नहीं है कि मैं 440 वोल्ट का सर्किट लगा दूं तो उसको भी प्रोटेक्ट कर देगा। ठीक है, सो 2 चीजें निकल के आती हैं, वोल्टेज, करंट। ये वोल्टेज और करंट रेटिंग क्या होती है किसी भी डिवाइस की? अभी हम आज सिर्फ एलईडी की बात करेंगे। तो एलईडी की भी कोई ना कोई वोल्टेज होती होगी कि इसको इतनी वोल्टेज चाहिए और इतना करंट चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स में किसी भी कंपोनेंट का पता करने के लिए सबसे बेस्ट प्रैक्टिस ये रहती है कि आप उस पर्टिकुलर चीज की डाटा शीट डाउनलोड करो। जितने भी वेंडर्स हैं वो कोई भी चिप बनाए, कोई भी आईसी बनाए, कोई भी कंपोनेंट बनाए, उन सभी की वो डाटा शीट निकालते हैं। ठीक है, तो एलईडी जहां से भी आप परचेज करोगे आप उस एलईडी का पार्ट नंबर डाल के उसकी डाटा शीट देख सकते हो। बट अभी हम इन जनरल चेक करते हैं कि एक सिंपल एलईडी की वोल्टेज एंड करंट रेटिंग क्या होती है। तो मैं गूगल पे लिख रहा हूँ वोल्टेज एंड करंट रेटिंग ऑफ एलईडी। ठीक है, यहां से मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है, मोस्ट कॉमन एलईडीज रिक्वायर्स अ फॉरवर्ड ऑपरेटिंग वोल्टेज बिटवीन अप्रोक्सीमेटली 1.2 टू 3.6 वोल्ट। इस पॉइंट को नोट कर लेते हैं, 1.2 टू 3.6 वोल्ट ये मेरी एलईडी की रिक्वायर्ड वोल्टेज है ऑपरेट होने के लिए, ऑपरेटिंग वोल्टेज। एंड फॉरवर्ड करंट का मतलब है कि एलईडी को चलने के लिए, ऑन होने के लिए कितना करंट चाहिए, 10 टू 30 मिली एम्पियर। ठीक है, एंड देन करंट हम लिख देते हैं 10 टू 30 मिली एम्पियर। अब देखो ये मेरे पास मैक्सिमम अलाउड करंट और मैक्सिमम अलाउड वोल्टेज है। अगर मैं अपने सर्किट की बात करूं, मेरे पास बैटरी कितने की है, 9 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, तो 9 वोल्ट की बैटरी से तो डेफिनेटली मेरी एलईडी बर्न हो जाएगी, खराब हो जाएगी। किस तरह से आप चीज करते हैं, आपने रेजिस्टेंस जब हम पढ़ते हैं ना स्कूल में, कॉलेजेस में, तो उसकी डेफिनेशन आती है, रेजिस्टेंस इज अ करंट लिमिटिंग डिवाइस, जो करंट को लिमिट करता है। तो एक बात तो आ गई समझ में कि इस चीज को लिमिट करने के लिए रेजिस्टेंस तो लगाना पड़ेगा। ठीक है, आज मैं आपको बताता हूं कि करंट को लिमिट करने के लिए और वोल्टेज को भी मेंटेन करने के लिए हम इसी रेजिस्टेंस को यूज करेंगे। अब ये जो रेजिस्टेंस होता है ना, ऐसा नहीं होता कि रैंडमली आप कहीं पे भी रेजिस्टेंस लगा दो, इसकी प्रॉपर कैलकुलेशन रहती है। कैलकुलेशन कैसी है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है जो बेसिक कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में बताया जाता है, V इज इक्वल टू आई आर। अगर आपको वोल्टेज की इंफॉर्मेशन है, करंट की इंफॉर्मेशन है, तो आप रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, यहां से मुझे पता है कि रिक्वायर्ड वोल्टेज एलईडी की कितनी है। जब हम V इज इक्वल टू आई आर अप्लाई करते हैं तो हम वो पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए नहीं, सर्किट के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, सर्किट के ऊपर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मुझे बताओ इस टोटल सर्किट में वोल्टेज कितनी है, 9 वोल्ट। मैंने 9 वोल्ट। यस सर। ठीक है, किसी तरह का रेजिस्टेंस दिख रहा है अभी आपको, नहीं दिख रहा है, तो मुझे एक अननोन रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाना पड़ेगा। जैसे हम एग्जाम में आता है ना कि फाइंड द अननोन वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, ये मैंने अननोन रेजिस्टेंस लगा दिया। ठीक, अब मुझे गूगल ने बताया था कि देखो ऐसा है कि
करंट को लिमिट करने के लिए आपको रेजिस्टेंस तो लगाना पड़ता है, तो बट आपको करंट कितना करना है। मैं 10 से 30 की बात है तो मैं ऐसा करता हूँ 20 मिली एम्पीयर यहाँ से पिक कर लेता हूँ, एक एवरेज वैल्यू मिड वैल्यू उसके लिए लेता हूँ कि मेरी एलईडी खराब भी ना हो, ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल ही डिम जले, तो मैंने एक नॉर्मल सी वैल्यू यहाँ से ले ली। सो करंट की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर दूँ, क्योंकि आपको पता है अगर करंट यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ स्मॉल आई, वो यहाँ से जाएगा, इस एलईडी से भी जाएगा, इसमें से भी जाएगा, फिर रेजिस्टेंस के थ्रू जाएगा। सो जब मैं यहाँ पर 20 मिली एम्पियर लिख रहा हूँ, उसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जब मैं इस फॉर्मूला को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आर की जो वैल्यू आएगी वो ऐसी वैल्यू आएगी, इस वोल्टेज के लिए इतना करंट वो लिमिट करेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस इज अ करंट लिमिटिंग डिवाइस। सॉल्व करते हैं, 9 इज इक्वल टू 20 इंटू मिली को हम अगर सॉल्व करते हैं 10⁻³ इंटू आर। मैं इसको थोड़ा सा बीच में ले आता हूँ। ठीक है, सॉल्व करते हैं, आर की वैल्यू निकालने के लिए 9 इंटू 1000 डिवाइड बाई 20, ये समझ आ गया ना, ये इसके नीचे आ जाएगा, मतलब डिवाइड बाई, इसमें जब डिवाइड में आ जाएगा 10⁻² आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है। एंड जब इसको सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाती है 50, एंड अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 45 डन। तो मुझे रेजिस्टेंस की जो वैल्यू यूज करनी है वो यूज करनी है 450 ओम। तो ये है वो कैलकुलेशन। अब हम यही चीज अपने सर्किट में इंप्लीमेंट करेंगे। हमें एक रेजिस्टेंस चाहिए, स्टॉप सिमुलेशन करनी पड़ेगी पहले। कोड को क्लोज करो एंड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्यों नहीं आ रहा? ओके, ये आ गया रजिस्टर। ठीक है, देखो जो नए प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, उसमें जैसे मैंने अभी रेजिस्टेंस लिखा, रेजिस्टेंस नहीं आया क्योंकि उसने जो लाइब्रेरी सर्च करी ना वो एग्जैक्ट रेजिस्टेंस के लिए यूज कर ली। तो बट यहाँ पर जो कंपोनेंट का जो नाम है वो रजिस्टर है, तो सम टाइम आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है कंपोनेंट फाइंड करने में। जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको आराम से सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम। अब सबसे पहले इसकी मैं क्लिक करता हूँ तो इसकी जो वैल्यू भी मेरे को दिखा रहा है यहाँ पे, रेजिस्टेंस 1 किलो ओम का दिखा रहा है, बट मेरे को ओम में वैल्यू चाहिए एंड मेरे को चाहिए वैल्यू 450 ओम। डायरेक्ट मैंने टाइप करा एंड इस सर्किट को मैंने यहाँ से ब्रेक करा, इस कंपोनेंट को मैं मूव करता हूँ, मूव करा एंड यहाँ से मैं इसको ले जाके सिलेक्ट करके यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, स्टार्ट सिमुलेशन कर दी। अभी हम चेक करेंगे क्या ये स्विच प्रेस करने पे एलईडी बर्न होगी कि नहीं होगी। अब देखो, अब वो सिंबल चला गया यहाँ से, अब एलईडी नॉर्मल ग्लो हो रही है जैसे ग्लो होनी चाहिए। ठीक है, तो अब आपने हमेशा चीज ध्यान में रखनी है, हमेशा हम 450 ओम का रेजिस्टेंस नहीं लगाएंगे। देखो ये चीज तो हमेशा फिक्स रहेगी। हो सकता है कि आपके पास बैटरी जो हो 12 वोल्ट की हो, तो आप फॉर्मूले में 12 वोल्ट पुट करोगे। 5 वोल्ट की बैटरी पुट कर रहे हो तो 5 वोल्ट ही यूज करोगे। ठीक है, तो इस तरह से हम कैलकुलेशन करते हैं कि रेजिस्टेंस किस तरह से सिलेक्ट करते हैं। अब इसी सर्किट को हम ब्रेड बोर्ड पे बना के देखेंगे। ठीक है, मैं इसके कनेक्शंस निकाल रहा हूं। ठीक है, अब हमारे पास कंपोनेंट सारे पता लग गए कि कंपोनेंट कौन कौन सा यूज करना है, किस तरह से यूज करना है। तो मैंने ये यहां पर प्लेस कर दिया, एलईडी को लेके आया तो मैंने यहां पर प्लेस कर दिया। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर मैंने एलईडी प्लेस करी तो इसका मतलब है कि अगर मैं इस लाइन में कहीं पर भी कनेक्शन दूंगा तो वो चल जाएगा काम मेरा। ठीक है, और इसी तरह से यहां पर कनेक्शन होगा तो मेरा काम चलना चाहिए। अब देखो यहां पर एनोड है, ये कैथोड है, मुझे इस चीज का हमेशा ध्यान में रखना है। और मैंने रेजिस्टेंस को भी कनेक्ट करना है तो मैंने रेजिस्टेंस नीचे वाली लाइन में कनेक्ट कर दिया। कनेक्शन स्टार्ट करूंगा, यहां से लेके गए और मैंने यहां पर कनेक्ट कर दिया। इसको नीचे कनेक्ट कर लेते हैं और मैं इस वायर को ठीक है यहां पर कनेक्ट कर लिया। उसके बाद मुझे इसको कनेक्ट करना था एनोड के साथ। मैं डायरेक्ट ही कनेक्ट कर देता हूं यहां से एनोड के साथ। कलर इसको चेंज करके रेड, इसको भी कलर रेड, डन। उसके बाद जो कैथोड टर्मिनल था
कैथोड टर्मिनल से मुझे एक वायर उठा के रेजिस्टेंस में कनेक्ट करनी थी। रेजिस्टेंस की लाइन ये है, कनेक्ट हो गई, ठीक है। इसको हम कलर अब ब्लैक करना स्टार्ट कर देते हैं कि कलर से थोड़ा डिफरेंशिएट हो जाए, ठीक। एंड रेजिस्टेंस की जो दूसरी लेग थी वो मुझे बैटरी के टर्मिनल में कनेक्ट करनी है और स्टार्ट सिमुलेशन, ठीक। प्रेस करूंगा, मेरी एलईडी बर्न नहीं हो रही है और नॉर्मल चल रही है, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट पूछ सकते हैं? नो सर। ओके, देखो आज हमने बिल्कुल बेसिक ना भी मैंने आर्डिनो प्लेस करना, आर्डिनो की प्रोग्रामिंग स्टार्ट करी, बट मैंने आज आपको ये बताना चाह रहा था कि कोई भी कंपोनेंट हम यूज करेंगे, जैसे अभी आपको मैं नंबर ऑफ एलईडी यूज करना सिखाऊंगा या कोई भी चीज यूज करना सिखाऊंगा, तो मैं उसमें रेजिस्टेंस क्यों लगा रहा हूँ, किस तरह से लगा रहा हूँ, सारी चीजें कैलकुलेशन करके हम देखेंगे। और देखो सर्किट डिजाइनिंग में ये चीज बहुत जरूरी होती है, ठीक है। अब ऐसा करते हैं कि इसके बाद की क्लास हम कल करेंगे, और आप ना लोग ट्राई करना सॉफ्टवेयर पे काम करने का, ठीक है। नॉर्मल सर्किट्स जो आपके दिमाग में आते हैं वो इम्प्लीमेंट करके या इसी सर्किट को इम्प्लीमेंट करके भी ट्राई करना, ठीक है। ओके सर। ओके सर। अटेंडेंस Yes, कैसे sir. होगी सर? ओके सर। देखो अटेंडेंस मेरे पास ना ग्रुप सेट करा हुआ है, मेरे पास रिकॉर्ड है कि कितने लोग आए हैं, किस तरह, उसमें मैंने कर लिया हुआ है, ठीक है। ओके सर। मैं स्क्रीनशॉट साथ में ले रहा हूँ। आपके कॉलेज में अटेंडेंस तो नहीं देनी है ना? ओके, मेरे पास रिकॉर्ड है। ओके, फिर कल मिलते हैं, ठीक है। ठीक है सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है सर। थैंक यू सर।